इस वीडियो में हम क्लास 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या से जुड़े तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। मूल तथ्य पर आने से पहले कुछ बातों पर हम विचार करते हैं। जैसा कि हम बचपन से भाग पढ़ते आए हैं, हमने देखा कि 5 से अगर हम 10 में भाग देते हैं तो यहाँ 0 शेष में 0 आता है, और 5 से 11 को भाग दिया तो फिर शेष में 1 आया। एक और सूत्र के बारे में हमने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसी सूत्र पर ऊपर वाले को इसको बिठा कर देखते हैं। तो भाज्य के स्थान पर हमने 10 रखा, भाजक के स्थान पर हमने 5 रखा, भागफल 2, तो शेषफल हमारा 0 आया। दूसरा है 11, तो 5 गुना 2 1, तो ये हमारे पास आया। तो ये जो तथ्य हैं, यही चीज़ें हमें बताती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, कोई दो धनात्मक पूर्णांक a b है, अगर ऐसा दिया है तो वहाँ पर अद्वितीय संख्या पूर्ण संख्या q और r होंगी। अद्वितीय का मतलब है कि q और r हैं तो इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो हमारे पास तब होंगी a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन दे रखी है 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, यानी कि r जो होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस b से हमेशा छोटा रहेगा। अब इन्हीं तथ्य को हम यहाँ से मिलाकर देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर इसके स्थान पर a रखा, यहाँ b q प्लस r, तो ये बातें हम लोगों ने गौर किया होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ जो शेष आता है वो हमेशा इससे छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है। जब भी हमने दिया है तो ये बात ध्यान दिया होगा सभी ने। तो यही बातों को यहाँ पर ये जो कंडीशन रखी जाती है ये कही गई है। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हमने देखा कि ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, बस अभी हमने इसका नाम जाना है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो प्रमेयिका और दूसरा एल्गोरिथम। अब प्रमेयिका क्या है और एल्गोरिथम क्या है? तो प्रमेयिका जो होती है वो सिद्ध कथन होती है, यानी कि अब इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध है, प्रूफ है। इसका प्रयोग हम लोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो प्रमेयिका तो ये होगी। एल्गोरिथम क्या है? ये सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। तो जब हम श्रृंखला की बात करते हैं तो वो क्या होती है? जैसे कि हमने संख्या की श्रृंखला बनाई या फिर किसी वस्तु की श्रृंखला बनाई। तो जब संख्या की श्रृंखला बनाते हैं तो संख्या की श्रृंखला,
अच्छा, अगर हमने इन दोनों को मिला दिया और फिर एक श्रृंखला बनाई तो वहाँ पे संख्या भी है और वस्तु भी है उस श्रृंखला में, यानी वो मिला जुला है, तो वो सुपरिभाषित नहीं हुआ, उसमें मिले जुले तथ्य हैं। और अगर हमने सिर्फ संख्या की श्रृंखला बनाए और वस्तु की श्रृंखला अलग बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ संख्या की श्रृंखला है और ये सिर्फ वस्तु की श्रृंखला है, तो ये एक सुपरिभाषित होती है। तो इसी को चरण में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारे पास a इक्वल बी क्यू प्लस आर, फिर हमने लिखा b इक्वल सी क्यू प्लस आर, आगे लिखा c इक्वल डी क्यू प्लस R1 R2 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक परिभाषा में ये निहित है कि बी क्यू प्लस आर, यहाँ भी बी क्यू प्लस आर, यहाँ भी बी क्यू प्लस आर का ही फॉर्म है, रूप है, बी क्यू प्लस आर का ही रूप है, मतलब ये एक परिभाषा में निहित है और एक चरणों में भी ये गिनी जाती है। तो यही हुआ कि एल्गोरिथ्म जो सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। अब इन्हीं बातों पर एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग इन उदाहरण को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ दे रखी हैं 135 और 225। तो यहाँ इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसे हम a रखेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसे b रखेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हमारे पास आता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेशन में। तो हमारे पास जो है a वो 225 है, b 135 है। अब जिस तरह हमने भाग में हम लोग देखते हैं कि 135 से क्या गुना करें कि या तो 225 हो जाए या 225 से कम हो। तो जब हम 135 को 2 से गुणा करते हैं तो ये 270 देता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 1 से गुणा करने पर 135, तो यहाँ हमें मिलता है 90, तो हमने यहाँ पर 90 लिख देना है। इसके बाद अब आई कि इसके बाद की चरण क्या होंगी। तो यहाँ पर जो संख्या है उसे a के स्थान पर रखेंगे और यहाँ r के स्थान पर जो संख्या है उसे b के स्थान पर रखेंगे। अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं। अब वही बात कि 90 से किसको गुणा करें कि या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 2 से गुणा करेंगे तो 180 आता है, तो 1 से गुणा किया 90 आया। तो फिर 135 में हमने 90 को घटाया तो मिलता है यहाँ 45। तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 45। अब इसके आगे की चरण क्या होगी। तो जो यहाँ है
फिर से वही बातें, जो बी के स्थान पर है वो ए के स्थान पर आएंगे, और जो आर के स्थान पर है वो बी के स्थान पर। तो अब 45 से क्या गुणा करेंगे, तो 2 गुणा करने पर हमें 90 मिलता है, यानी कि यहाँ पर मिला 0। तो जब हमारे पास 0 आ जाए तो वहीं पर हम स्टॉप करेंगे, यानी कि ये सवाल हमारा हो गया। और जब तक 0 नहीं आए तब तक चरण बनता रहेगा इसी तरह से। तो यहाँ पर है कि अब इससे क्या होगा, तो इस विधि से हमारे पास HCF निकलता है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो HCF इसमें से कौन सा होगा, तो जिस चरण में शेषफल 0 हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है, तो जिसके कारण हुआ है, यानी कि जिसके भाग देने से, ये जो 45 से भाग देने पर हमारे पास 0 आया, तो यही 45 HCF हो जाएगा। तो ये HCF किसका किसका होगा, तो जो पहले चरण में 225 और 135 है, तो ये दोनों 225 135 इसका HCF। दूसरे चरण में 135 और 90 है, इसका HCF। और तीसरे चरण में 90 45 है, इन तीनों का HCF हो जाएगा 45। तो यहीं पे हमारे पास ये उत्तर हो जाता है कि ठीक है, इसका HCF निकल आया 45। एक बार फिर हम इसे समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहली बात कि जो दोनों में बड़ी संख्या होती है उसे A मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है वो B मानते हैं। फिर हमें लिखना होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम किसी कथन को सिद्ध करते हैं तो वहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और जब हम किसी सवाल को बनाते हैं तब वहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमें यहाँ पे मिलता है A = BQ + R। A के स्थान पर हमारे पास 225 है, B के स्थान पर 135। तो 135 से क्या गुणा करेंगे, कम आए या फिर इससे बराबर हो जाए। तो हमने देखा 2 से गुणा करने पर ज़्यादा आता है तो 1 से गुणा किया, घटाने पर हमें 90 मिला। फिर दूसरे चरण में क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पर यहाँ जो B के स्थान पर होगा वही यहाँ A के स्थान पर लिखेंगे, और जो यहाँ R के स्थान पर होगा उसको B के स्थान पर लिखेंगे। फिर हमने देखा 90 से 2 से गुणा करने पर 180 आता है, इसीलिए 1 से गुणा किया। तो यहाँ पे आता है हमें 45। अब हमने अगले चरण में तो 90 यहाँ था, B के स्थान पर A के स्थान पर आया, और 45 यहाँ, तो 2 से गुणा करने पर 90 आ जाता है और 0 हो गया। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और फिर हम देखते हैं कि HCF क्या क्या होगा। तो जो जो यहाँ पे दोनों हैं इन्हीं दोनों का HCF होता है। तो हमें देखा कि HCF 45 हुआ सभी चरणों के दोनों नंबर के। अब इसके बाद एक और उदाहरण है यहाँ पर 867 और 255, इसको भी बनाते हैं ताकि और पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारे पास संख्या है 867 और 255। तो जैसा कि हम लोग बड़ी संख्या को A लेते हैं तो इसे A लेंगे और छोटी संख्या को B लेंगे। फिर हमने लिखना है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होती। तो ए के स्थान पर हमने रखना है 867, बी के स्थान पर 255। तो फिर वही बातें कि 255 में हम क्या गुणा करें कि या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम। 2 से गुणा करके हम देखते हैं तो आता है 510। 3 से गुणा किया 765। 4 से गुणा किया 1020। तो ये ज़्यादा हो गया, यानी कि हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमने गुणा 3 किया तो गुणा 3 करने पर हमें 765 मिलता है। तब हम लोग 867 में 765 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलता है 102। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 102। इसके बाद अगले चरण में तो जो बी के स्थान पर होता है उसे ए के स्थान पर लिखते हैं, और जो आर के स्थान पर होता है उसे बी के स्थान पर लिखते हैं। अब 102 से हम क्या गुणा करें? तो अगर हमने 2 से गुणा किया तो हमें 204 मिलता है, और 3 से गुणा किया तो 306 मिलता है। तो 306 ज़्यादा हुआ, यानी कि हमें 2 से गुणा करना होगा। तो 204, तो 204 अगर 255 में 204 घटाएंगे तो मिलता है हमें 51। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 51। अभी तक शेषफल हमें 0 नहीं मिला, यानी कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम अगले चरण में लिखेंगे जो बी यहाँ है स्थान पर उसको ए के स्थान पर, और यहाँ जो है आर के स्थान पर उसे हम बी के स्थान पर लिखें। अब 51 से हम क्या गुणा करें? तो 2 से गुणा करने पर हमें 102 मिलता है। तो 102 मिल गया शून्य, यानी कि शून्य मिल गया तो यहीं पे स्टॉप। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अब अगर HCF है तो इस दोनों का HCF, इन दोनों का HCF और इन दोनों का HCF 51 है, क्योंकि इस चरण में शेषफल 0 मिला हमें। और किसके कारण मिला? इस 51 के कारण मिला, इसीलिए इनका HCF जो होगा वो 51 होगा। तो ये बातें थी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम की। तो यहाँ जो हमने अभी बनाया ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाया। अब हम लोग कुछ कथन को सिद्ध करेंगे जो कि होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। तो ये जो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे हूबहू याद करना आवश्यक होता है। तो इसे हूबहू याद कर लेना चाहिए, और इसके आधार पर प्रश्न तो हमने अभी किया ही। इसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। जैसे कि यह प्रश्न है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये हमारे पास प्रश्न है, यानी कि एक कथन है। अब इस कथन को सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ज़रूरत होगी। तो ध्यान देने वाली बात है, जब हम सवाल बना रहे थे तो वहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख रहे थे। अब हम लोग कथन को सिद्ध करने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
तो यहाँ पर जो बातें हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। और इस प्रश्न का ट्रिक ये होता है कि जो हमें प्रश्न में दिया होता है, जैसे यहाँ पर 3q है, 3q+1, तो ये जो 3 है इसी को हम लोग b लेते हैं। तो हमने लिख देना है यहाँ पर b = 3। आगे तो यहाँ पर लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें क्या बताती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में है a = bq+r, जहाँ पर 0 <= r b ये है। अब यहाँ हमारे पास b क्या है? 3 है, तो हमने b के स्थान पर 3 को लिख देना है। a = 3q + r, 0 <= r 3। तो यहाँ ये बातें हुई। अब हमें पता चल गया कि r जो होगी या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग संभावित r का मान निकालेंगे कि r का मान क्या क्या हो सकता है। तो हमें लिखना है संभावित r = तो पहला 0, फिर 1, फिर 2, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए तो 2। तो हमारे पास यहाँ 3 बने, 3 r निकल आया। तो हमें 3 केस बनाने होंगे। तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं। जहाँ पर r हमारे 0 है, तो अगर r 0 है तो a = b हमारा 3 था, 3q + 0, तो यहाँ से आ गया a = 3q। ये हो गए। अब दूसरा केस, जब हमारा r 1 होगा, केस 2, r = 1, तो यहाँ से a = हमें मिलेगा 3q + 1। तो ये दूसरा केस बना। अब तीसरा केस, जब r हमारा 2 होगा, तो a = हो जाएगा 3q + 2। इसके बाद हम लोग प्रश्न पर आएंगे कि हमें दे क्या रखा है। तो यहाँ था एक धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में ये भी आता है, 3q भी आता है, 3q + 1 भी आता है और 3q + 2 भी आता है। तो हमने यहाँ दिखा दिया तीनों केस में, और यहाँ पे कोई विशेष सम विषम नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक है।
तो हम लोग यहाँ से सीधा लिख देंगे अतः हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को तीन क्यू प्लस एक या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न हल हो गया। तो लिखेंगे अतः प्रमाणित। तो हमने देखा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। और ख़्याल रखने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन में दिया जाए उसी को हम बी ले लेते हैं और फिर इसके आधार पर हम चलते जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ धनात्मक पूर्णांक था इसीलिए तीनों आ गए। तो यहाँ पे ये 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा गया है, ये क्या है इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 6, तो इसको हमने 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेशन बना 3Q। 7 लिया हमने 3 गुना 2 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मेशन बना 3Q प्लस 1। तो इसी तरह हम लोग सभी किसी भी संख्या को, लेकिन धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे कि कोई 9 ले तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो यहाँ भी हम 3Q लिख सकते हैं जहाँ Q 3 हो गया। तो इसका ये जो कहने का अर्थ है कि 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 है, इसका अर्थ यही है कि हम लोग किसी भी संख्या को कैसे 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी पर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जैसे इस प्रश्न में है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी था हमारा धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पर है धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। निरूप का होता है, हर Q एक पूर्णांक है। तो ये बातें हैं। तो फिर इसको भी जैसा हमने पहले किया वैसा इसमें भी प्रूफ करेंगे। तो ट्रिक कहें या विधि कहें, यही है कि जो प्रश्न में दिया जाए उसी को हम लोग मानते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक था तो हमने ए को धनात्मक पूर्णांक माना था। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम लोग यहाँ पर वही मानेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जैसा कि पहले भी प्रश्न में हमने किया कि यहाँ पर जो होता है उसी को बी लेते हैं। तो बी के स्थान हमने लिखना है b इक्वल 4। अब इसके आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ लिखते हैं
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हमें मिलता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी है। जैसा कि हमने ऊपर में लिखा हुआ है b इक्वल 4, तो b के स्थान पर ने लिखना है 4, यानी कि 4q प्लस आर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 4। तब यहाँ से हम लोग संभावित आर निकालेंगे कि संभावित आर क्या क्या हो सकता है। संभावित आर बराबर, तो आर 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो 1 2 3, लेकिन 4 से छोटा है, तो यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। तो इस बार हमारे पास 4 आर हो गए, तो 4 केस बनेंगे। तो हम लोग पहला केस लेते हैं। जब आर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a इक्वल, अब हमारे पास b 4 है, 4q प्लस 0, तो बराबर हो गए 4q। ठीक, अब दूसरा केस, केस 2, जब r हमारे पास 1 हो तो क्या होगा, a इक्वल 4q प्लस 1। फिर तीसरा केस, r इक्वल 2, a इक्वल 4q प्लस 2। अब फिर केस 4, जब हमारे पास r 3 है तो बनेगा a इक्वल 4q प्लस 3। तो ये 4 केस हमारे बन चुके। अब हमने देखना है कि प्रश्न में क्या था, कथन में क्या लिखा हुआ था। एक धनात्मक विषम पूर्णांक, और हमने a को माना भी था कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो क्योंकि a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो जो इसमें से सम है उसको हटा देंगे। जैसे कि ये 4q है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा, तो ये सम हो गया, इसको हटाएंगे। फिर ये 4q प्लस 2, ये भी सम होगा, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि 4q यानी a बराबर a बराबर 4q बराबर 2 गुणा 2q। फिर a बराबर 4q प्लस 2, तो 2q प्लस 1। हमने दिखा दिया 2 से ये विभाजित है। अब यहाँ लिखेंगे ये संख्याएं सम हैं क्योंकि ये 2 से विभाजित हैं।
अब हमने ए को तो माना था विषम धन पूर्णांक, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 3q+1 या यहाँ पर हमने हमारे पास है 3 नहीं 4 वाले हैं ये, तो पहले केस हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि सम है। 4q+1 और 4q+3 ये दो बचे। तो 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक बार हम ये बातें हैं, तो हमने क्या लेना है कि विषम जो धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ए को धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे, जो यहाँ पर प्रश्न में दिया जाएगा उसी को बी लेंगे, जो यहाँ होगा उसी को बी लेना है। और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आगे बढ़ते जाएंगे, संभावित आर निकालेंगे जो कि 4 से छोटे होंगे और 0 यहाँ पर इस केस में जो जिसमें बी जैसा हो, और फिर जितने आर होंगे उतना केस बनेगा। और फिर यहाँ के हिसाब से जैसे पहले में था धनात्मक पूर्णांक तो हमने पूरा का पूरा सब ले लिया। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक तो जो सम थे वो उसको हटा दिए गए। अगर यहाँ होता सम तो विषम वाले को हटा देते। तो इस तरह ये हमें बन गया। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में है। इस अध्याय में यहाँ तक के जो एक्सरसाइज हैं उसमें और भी क्वेश्चन हैं, तो वो खुद से बनाने की चेष्टा करें, और ना बने तो फिर आगे देखेंगे।